everybody, how are you all? कैसे हो आप सभी लोग? I really hope so आप सब एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशन। ये आपका टर्म 2 का सिलेबस है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि 90% जो स्कूल है वहां पे 9 में पॉलिटिकल का चैप्टर यहाँ से टर्म 2 का स्टार्ट होता है। तो चलिए टर्म 2 का सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल का। एंड टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द यूनाइटेड नेशन। अगर आपको ये चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप इजी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, लॉग इन करोगे, यू विल सी होम सेक्शन में कि यहाँ पे आपको साइड मेन्यू में जाकर के फ्री मटेरियल में आपको फ्री मटेरियल का फोल्डर शो होगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो क्लास 9 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको जो भी नोट्स है वो आपको अपलोड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर दैट, माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल स्टडी। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एज वी ऑल नो कि पहले आपने चैप्टर 1 में देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाउट हुआ था। तो जब 20th सेंचुरी बिगिन हुआ था उस टाइम में 2 वॉर फाउट हुए थे एंड वो 2 वॉर बहुत ही ज्यादा क्रुशियल था, ठीक है, लोगों के लिए। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाउट हुआ था। एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, बट उसका नाम थर्ड नहीं था, दैट इज कोल्ड वर्ल्ड वॉर किया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 कंट्री के बीच में वॉर हुआ था। इसमें लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हुई थी। तो जिसके कारण से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो लोगों ने बोला कि नहीं, अब हमें ये वॉर नहीं चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दे थॉट कि नहीं, जो इंटरनेशनल कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके कारण से ये चीजों को हम रोक सके, और अगर किसी के बीच में कोई मतभेद है, डिस्प्यूट है, तो उसे सॉल्व कर सके। तो जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ये बनाया गया था, बट ये सक्सेसफुली काम नहीं किया, जिसके कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो लोग और ज्यादा, लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा लोग हैम्पर हुए थे। ठीक है, ज्यादा लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हुई थी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई थी, ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं एक्सीड वे से वो वॉर हुआ था। तो जिसके कारण से लोगों ने रियलाइज किया एंड बोला कि नहीं, अब हमें हमारे वर्ल्ड को पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। अगर कोई 2 कंट्री है या फिर तो मोर देन 2 कंट्री है, वो उनके बीच में अगर कोई मतभेद है, अगर कोई भी डिस्प्यूट है, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। कोई ऐसा जगह बनाया जाए जहां पे वो अपना प्रॉब्लम जाकर के दोनों कंट्रीज रखे एंड उसे सॉल्व किया जाए। तो जिसके कारण से जो कंट्रीज ने सारी कंट्रीज ने मिलकर के सोचा और फिर जा करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशन ये लीग ऑफ नेशन के बाद बना था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बना था। इसका मेन ये था कि जितने भी डिस्ट्रक्टिव वॉर हो रहे थे उसको स्टॉप करना, एंड अगर किसी भी कंट्रीज के बीच में कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करना। ये था मेन मोटिव किसका? द यूनाइटेड नेशन का। आप यही सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि द यूनाइटेड नेशन कैसे बिगिन हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मेंबर है यूनाइटेड नेशन में, यही सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। चलो तो फर्स्ट टॉपिक के साथ हम बिगिन करते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जब ये यूनाइटेड नेशन स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम में 50 कंट्रीज के मेंबर बस इसके यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने थे, बट आज की डेट में ये 193 से ज्यादा कंट्रीज इस यूनाइटेड नेशन में मेंबर है। और इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, ये मेन जितनी भी कंट्रीज है, ये सारी कंट्रीज साथ में आती है एंड ये डिस्कस करती है जो भी उनके प्रॉब्लम्स है। तो जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में वो लोग बात करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि इंटरनेशनल पीस होना चाहिए। अगर कहीं पे डिस्प्यूट हो रहा है किसी भी कारण से तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये सारी चीजों के लिए ये यूनाइटेड नेशन बनाया गया है। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट,
टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप अमॉन्ग दी नेशन। जितने भी नेशन है उनके बीच में भाईचारा, दोस्ती, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े होनी चाहिए। दूसरा कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी होना चाहिए, जहां पे अगर कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो रहा है तो वो उसे सॉल्व कर सके। जैसे अगर किसी के बीच में कहीं पे भी लड़ाई होती है तो पुलिस बीच में आते हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर कोई इंटरनेशनल कंट्रीज में लड़ाइयां हो रही है तो उसको सॉल्व कहाँ किया जाएगा, तो उसके लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी बनाया गया है। उसका सिक्योरिटी कौन है, तो वो है यूनाइटेड नेशन। वहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफगार्ड एंड फॉस्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। पहले लोगों को सेफ रखना, दूसरा ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर किसी को राइट्स नहीं मिल रहा है किसी भी कंट्री में तो उसको राइट्स दिलवाया जाए। ये सबसे हर एक नेशन का ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, उन हर एक नेशन को अपनी एक फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो दिस आर दी थ्री मेन main objective that established in the United Nation by all the members of the United Nations. अब हम बात करते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हो सकती है उनका ऑब्जेक्टिव, और क्या क्या हो सकता है। दैट इज कि यूनाइटेड नेशन ऑल्सो एम करती है कि सभी कंट्री के इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अच्छा हो और इंटरनेशनल लेवल पे वो धीरे धीरे डेवलप करे। इंटरनेशनली हर किसी कंट्री का इकोनॉमिक अच्छा हो। दूसरा कि जितने भी कंट्री है वो मेंबर है यूनाइटेड नेशन की, और वो अगर यूनाइटेड नेशन के मेंबर है तो सबसे पहले वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो एंड ऑल्सो डिप्लोमेटिक भी हो। मतलब वो एक ऐसा पावरफुल तो हो बट एक दूसरे के ऊपर रूल ना करे, ठीक है। हर एक दो पावरफुल कंट्री मिलकर के साथ में अच्छे से काम करे, कोई भी एग्रीमेंट करे तो पीसफुली एग्रीमेंट करे। ये नहीं कि मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूं तो मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट टू अटैक ऑन अदर कंट्रीज एंड अबीड बाय द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज। किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं करना है। अगर आप एक सुपीरियर कंट्री हो तो विच डू नॉट मीन्स कि आप एक इंफीरियर कंट्री को क्या करो, उस पे अटैक करो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो इंटरनेशनली लॉ आपको उसका जो भी रूल्स बनाया है उसके बिहाफ में आपको क्या करेगा, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जो भी ट्रीटीज आप साइन कर रहे हो तो वो ट्रीटीज को आप फॉलो करो, ऐसा मानना है द यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट हुआ था सारे कंट्री, जितने भी सोवेरेन नेशन है, जितने भी कहते हैं ना डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर एक जो फ्रीडम कंट्री है, ठीक है, जहां पे किसी और का रूल नहीं चलता है, वो कंट्री अपना खुद सारी चीजें देखती है, मैनेज करती है, अपने कंट्री को अच्छे से इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है। तो वो जो नेचुरली वे में जो ग्रो हो रही है दैट इज द सोवरेन नेशन। हर किसी कंट्री का अपना एक पावर है। तो वो जो जितनी भी कंट्री ये जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है वो एक सॉवरेन नेशन होनी चाहिए। दूसरा कि वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि ऑल द मेंबर नेशन विल हैव द सेम स्टेटस। चाहे कितना भी कोई सुपीरियर कंट्री क्यों ना हो, पावरफुल कंट्री क्यों ना हो, यूनाइटेड नेशन में हर एक कंट्री का सेम स्टेटस रहेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का ऑन द बेस ऑफ जोग्राफिकल डिजाइन, कि आपका तो ऐसा जोग्राफिकल डिजाइन, आपके कंट्री में काली ठंडी होती है, ऐसा है, इधर बारिश होती है, किसी पे भी आप जोग्राफिकल डिजाइन पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, उसके इकोनॉमिक पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, उसके मिलिट्री पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो रूल्स था, जो हर एक जितने भी मेंबर यूनाइटेड नेशन के बने थे उनको फॉलो करना था, पहला तो हो गया। दूसरा ये था कि हर एक जो मेंबर है नेशन का, जो यूनाइटेड नेशन में है, उनको अपना फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल्सो उनकी जो भी जोग्राफिकल यूनिटी है, ठीक है, उनके जो कंट्री है, उन कंट्री के जो मेंबर है,
उनको हर एक को इक्वल फ्रीडम देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए एंड ऑल्सो अपनी कंट्री का फ्रीडम को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ओके, थर्ड इज कि जितने भी नेशंस हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इंटरनेशनल अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसे पीसफुल मैनर में क्या करना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इसको पीसफुल मैनर में सॉल्व करना चाहिए, ना कि वॉर करके करना चाहिए। तो दिस आर द रूल्स जो फॉलो करना पड़ता है हर एक नेशन जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। अब हम देखने वाले कि यूनाइटेड नेशन एक्चुअली कुछ स्ट्रक्चर्स पे काम करता है। यूनाइटेड नेशन में सिर्फ ये नहीं कि सारे मेंबर गए बैठे बात हुई खत्म, नहीं, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो देयर आर दी 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का भी मेन ऑर्गन है। जैसे पहला ऑर्गन दैट इज, जैसे हम ह्यूमन बीइंग में 5 सेंसेस होता है, वैसे ही जाकर के यूनाइटेड नेशन में भी ऑर्गन्स होते हैं। तो देयर आर दी 6 मेन ऑर्गन्स। फर्स्ट इज द जनरल असेंबली, सेकेंड इज द सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, फोर्थ इज द इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, फिफ्थ इज द ट्रस्टशिप काउंसिल, सिक्स्थ इज द सेक्रेटरीट। These are the 6 main organ. So hey learners, अगर आप ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो हर एक सब्जेक्ट, तो you can join our live batch that is क्लास 9 का विक्ट्री 2.0। If you are in class 9 and you want to join only क्लास 9 बैच, तो आप विक्ट्री 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को और इंग्लिश मीडियम बच्चे के क्लासेस लिए जाते हैं। इन दो बोथ द मीडियम्स को पढ़ाया जाता है। And if you are interested to join our combo batch मैम क्या होता है, जिसमें 9th और 10th को साथ में, मतलब दोनों का एडमिशन साथ में हो रहा है एंड यहाँ पे आपको जो फर्स्ट 50 बच्चे हैं उनको फाउंडेशन कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो अगर आप एक 9th में हो एंड यू आर गोइंग आफ्टर इन 2024 आप जा रहे हो 10th में, तो यू कैन ज्वाइन दी कॉम्बो बैच। इसमें 9-10 का एडमिशन साथ में हो रहा है। ऑल्सो इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, कोई भी बच्चे हो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी जो क्लास 9 और क्लास 10 के जो बैचेस होते हैं, ये है हमारी टीम जो सारे टीचर्स मिलकर के आपको पढ़ाएंगे एंड ये सारे टीचर्स हर एक अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट कि यहाँ पे ये फुल ईयर बैच है, जैसे 9th का फुल ईयर बैच है, 10th का फुल ईयर बैच है। अगर आप विक्ट्री 2.0 ज्वाइन करते हो तो वो 9th का बैच है, अगर आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करते हो तो 9th एंड 10th दोनों हैं। ओके, फुल ईयर बैच है, ऑल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडी, हिंदी, मराठी, संस्कृत सब पढ़ाया जाएगा। डेली लाइफ क्लासेस यहाँ पे होती है, फ्री टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, ऑल्सो पर्सनल मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है। अगर कोई भी डाउट आती है तो रेगुलर बेसिस पे डाउट्स होते हैं, आप अपने डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो टीचर से बातचीत करके। देन एज आपको यहाँ पे नोट्स भी मिलेगा। ये इजी लर्निंग एप्लीकेशन मोबाइल पे, पीसी पे, टैबलेट पे, आईपैड पे सब पे अवेलेबल है। सारे टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है एंड जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं सब लाइव क्लासेस के आपको एचडी वीडियो में रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगा। कैसे इनरोल करना है, इनरोल करने का इस वीडियो का विक्ट्री 2.0 का लिंक दिया गया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन को एक बार अच्छे से पढ़ो। इस विक्ट्री 2.0 की जो फीस है दैट इज 5000 रुपीज ओनली एंड यू नो वन थिंग, कॉम्बो की जो फीस है दैट इज 7500 ओनली। इसमें 9th और 10th दोनों आपका हो जाएगा। 5000 ओनली फॉर क्लास 9 एंड 7500 अगर आप कॉम्बो लेते हो तो इसमें क्लास 9th भी आप पढ़ोगे एंड आप क्लास 10th भी पढ़ोगे। एंड गुड थिंग इज कि आपको यहाँ पे तो जो फर्स्ट 50 बच्चे हैं उनको फाउंडेशन बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो अगर आप एक 9 से 10th में जाने वाले बच्चे हो एंड यू वांट 9th ऑल्सो, तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हो। विक्ट्री बैच में ओनली 9th है, ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ 5000। जो भी आपको ज्वाइन करना है आप कर लेना। ये मंथली फीस है या ईयरली? मैम ये जो विक्ट्री 2.0 5000 है ये मंथली है ईयरली? ईयरली। ये जो कॉम्बो बैच है मैम हमें महीने 7500 भरने हैं या फिर ये पूरा 9th और 10th मिला करके? तो मिला करके है ये फुल, ठीक है,
फुल ईयर बैच, एनुअल फीस है ये, ठीक है, पूरा 9 और 10 कॉम्बो में इंक्लूडेड है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है, मन में ज्यादा सवाल जवाब है, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरा सहायता किया जाएगा, ठीक है, बाय मी या फिर शुभम सर। चलिए अब हम आते हैं बैक टू पवेलियन। अब हम पढ़ते हैं अपना 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सबसे पहला जो 6 मेन ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली में सारे कंट्रीज के मेंबर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हर एक कंट्रीज का जो मेंबर है वो यहाँ पे आता है, और हर एक कंट्रीज का मेंबर का अपना अपना एक स्टेटस है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, बिग हो, स्मॉल हो, कैसी भी कंट्री हो, उसका इक्वल स्टेटस दिया जाता है। कहाँ पे? द यूनाइटेड नेशन में। एवरी ईयर जनरल असेंबली में जो सेशंस होते हैं वो सितंबर से दिसंबर के बीच में होता है। ओके, जनरल असेंबली में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की जाती है, जो हर एक कंट्री का जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डिस्कशन किया जाता है। जैसे मेन इश्यूज होता है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डिस्कार्मेंट से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड वहां पे बात की जाती है। वहां पे बात करके एक बात यहाँ पे ध्यान से सुन लो, वहां पे बात जो करते हैं लोग, जो भी चीजें डिस्कस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व किया जाता है, रीसॉल्व किया जाता है, ठीक है। बट वो रिसॉल्व जो किया जाता है उसके जो लॉज बनते हैं वो लॉज जनरल असेंबली में नहीं बनता है, वो कोर्ट के द्वारा बनता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओनली यहाँ पे डिस्कशन होता है, एंड यहाँ पे जनरल असेंबली अपना जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ रिजोल्यूशन लाती है, ना कि लॉ बनाती है, याद रखना इस बात को। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हर एक नेशन आते हैं, डिस्कस करते हैं, हर एक नेशन जो अपनी अपनी पॉलिसी डिस्कस करते हैं, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करते हैं, एंड वो रिजोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्या फंक्शन है जनरल असेंबली का? पहला, टू इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स को चूज करने का अधिकार किसको है? तो जनरल असेंबली के मेंबर को दिया जाता है। सेकंड, कि यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं और जो जजेस होते हैं, जज किसके? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उनको कंसल्ट करने के लिए विद सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी कौन चूज करता है? तो जनरल असेंबली के मेंबर्स चूज करते हैं। टू पास द एनुअल बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये भी कौन करता है? तो जनरल असेंबली करता है। तो जनरल असेंबली के कुछ फंक्शंस है, जनरल असेंबली के जो मेंबर है उनको कुछ फंक्शंस है जो परफॉर्म करना पड़ता है। तो दिस आर द 3 फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर होते हैं वो 15 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 15 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 15 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। एंड गुड थिंग इज कि अभी हमने पढ़ा था कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उसको कौन चूज करता है? तो उसको चूज किया जाता है बाय दी कौन? वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर को किया जाता है, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, नॉट ऑफ, याद रखना इसमें थोड़ा कंफ्यूज आप ना हो, फिर से मैं आपको बता रही हूं। सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं कितने? 10, उसको कौन चूज करते हैं? तो जनरल असेंबली के मेंबर करते हैं। तो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको चूज किया जाता है बाय द जनरल असेंबली मेंबर, और बाकी जो 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, वो अलग से चूज होते हैं। टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल कितने मेंबर होते हैं? कितने? 15। देखना 15 मेंबर टोटल हो गए, जिसमें से जो 10 है वो नॉन परमानेंट है, वो चूज किया जाता है बाय द जनरल असेंबली, एंड बाकी जो 5 है वो क्या है? वो है परमानेंट। ओके, यहाँ पे जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो चूज किए जाते हैं हर एक 2 साल पे बाय द जनरल असेंबली।
उसके बाद जो परमानेंट मेंबर होते हैं, जैसे परमानेंट मेंबर में अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर होते हैं किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के। और ये चूज किए जाते हैं बाय द वीटो पावर। वीटो पावर के द्वारा ये चूज किया जाता है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 4 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, इनका डिसीजन बहुत मैटर रखता है। इफ अगर एक कोई इफ वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर वीटो में सपोर्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव वोट में चला जाता है। 5 में से अगर एक ने नहीं किया तो वो नेगेटिव में चला गया। 5 को क्या करना पड़ता है? इक्वल वोट करना पड़ता है। अगर नहीं किया एक ने तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। इसके फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शंस ये है कि इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। दूसरा फंक्शन ये है, इनको पुलिस का जो आर्म्स है उसको पॉलिसीज का जो आर्म्स है, ठीक है, जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसको कंट्रोल करना। तीसरा दैट इज कि यहाँ पे टू प्ले जॉइंट रोल अमॉन्ग द जनरल असेंबली इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। मतलब यहाँ पे जॉइंट रोल उनको प्ले करना पड़ता है जनरल असेंबली के मेंबर के साथ एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के साथ। चलो अब हम देखते हैं थर्ड मेन ऑर्गन, दैट इज द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। द मेन ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये है कि इकोनॉमिकली और एक सोशली किसी भी कंट्री चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, वो इकोनॉमिकली क्या करे? ग्रो करे। टोटल 54 ऐसे मेंबर हैं जो इलेक्ट हुए हैं बाय द जनरल असेंबली, ठीक है, बाय द जनरल असेंबली। ईच मेंबर जो है वो एक टेन्योर साइन करते हैं 3 साल का, ठीक है, एंड ईच ईयर, हर एक ईयर ये 3 साल के लिए क्या करते हैं? एक टेन्योर साइन करते हैं। ओके, एग्रीमेंट एक टाइप का होता है। 1/3 ऑफ जो मेंबर है वो न्यूली चूजन होता है ये 54 मेंबर में से, ठीक है, और बाकी मेजोरिटी जो चूज होती है वो होती है बाय दी किसके? वीटो पावर के थ्रू चूज होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है? का मेन फंक्शन ये है कि किसी भी कंट्री में अगर पॉवर्टी से रिलेटेड इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट से, इकोनॉमिक से, सोशल इनइक्वालिटी से, तो उस कंट्री के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, वहां के पॉलिसीज को चेंज किया जाए, उस पर काम किया जाए एंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। ऑल्सो जो वुमेन इशू से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस को वहां पे जो भी इशू है वो भी सॉल्व किया जाए, जैसे वुमेन क्वेश्चंस, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम्स, ग्लोबल ट्रेड, हेल्थ रिलेटेड इशू, ये सब के ऊपर डिसीजन कौन लेता है? तो कौन लेता है? इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल लेता है। 54 जो मेंबर्स हैं, दे ऑल टेक द एक्शंस, उनका ये काम है। देन कि यहाँ पे वो एस्टेब्लिश करते हैं कुछ कल्चरल्स को, ठीक है, ऑल्सो इकोनॉमिक एजुकेशनल कॉर्पोरेशन को एट इंटरनेशनल लेवल पे ये बिल्ड करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन जो फंक्शन किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो कौन एसोसिएट करता है? तो यूनाइटेड नेशन करता है, विद द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक, that is the secretariat. Secretariat has the responsibility of carrying out the administrative task of the United Nation. यूनाइटेड नेशन का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, ऑफिस वर्क होता है, उसको कौन देखता है? तो एक सेक्रेटरिएट देखता है। चीफ जो है सेक्रेटरिएट का, ये एक सेक्रेटरिएट जनरल कहा जाता है, इज द सेक्रेटरिएट जनरल। ये इलेक्ट होता है, ये जो सेक्रेटरिएट जनरल जो होता है ये इलेक्ट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली के मेंबर एंड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर।
इनको 5 साल की टेन्योर साइन करनी पड़ती है, ठीक है। किसको? सेक्रेटरी जनरल को। ये चूज किया जाता है बाय दी जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के द्वारा। 5 साल का टेन्योर साइन होता है। फिर जो फंक्शंस है, इसके फंक्शंस ये है कि टू कॉल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। अगर कोई इंटरनेशनली कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे क्लाइमेट से चेंजेस, ह्यूमन राइट से चेंजेस, डिस्क्रिमिनेंट हो रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस सेट कर सकते हैं एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो जो जनरल असेंबली होती है और जो सिक्योरिटी काउंसिल जो होते हैं, इनके मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो ये सेक्रेटरीट करता है। थर्ड इज टू कंपेल इंफॉर्मेशन। इनको इंफॉर्मेशन जितना ये कहते हैं ना, जितना इंफॉर्मेशन कवर कर सकते हैं वो करते हैं, जितना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उतना इंफॉर्मेशन ये देखते हैं, जितना डेप्थ में जा सकते हैं इंफॉर्मेशन के उतना डेप्थ में ये जाते हैं। ऑल्सो ये अगर कोई भी इंटरनेशनली कोई भी प्रॉब्लम ग्लोबल परफॉर्मेंस पे हो रहा है, तो यही होते शख्स जो इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? मीडिया को देते हैं। अगर इनके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया को दिया गया है, दैट इज द ऑथेंटिक न्यूज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस मतलब ये एक जुडिशियल ब्रांच है किसका? यूनाइटेड नेशन में। जैसे मैंने बोला कि जनरल असेंबली रिजोल्यूशन के लिए काम करती है, ना कि लॉ बनाती है। तो लॉ बनाने का काम किसको है? ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को है। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस जो है ये लोकेटेड है हैगू में, ये नेदरलैंड में जगह। ओके, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं, ठीक है। ये जो जज है इनको चूज किया जाता है बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के द्वारा। एवरी जज जो होते हैं वो 9 इयर्स का टेन्योर साइन करते हैं। कितने ईयर का करते हैं? 9 ईयर का टेन्योर साइन करते हैं। का मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहले अगर कोई भी कंट्रीज, 2 और मोर कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको रिजॉल्व करना। दूसरा, टू इंटरैक्ट इंटरनेशनल लॉ ऑथेंटिकली। अगर कोई भी लॉ बनाना है तो वो यही बनाएंगे, इसी चीज को ये ओरिजिनेट करेंगे, यहीं से चलेगा, कहीं से भी चेंजेस होगा तो यही करेंगे, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे। थर्ड, एडवाइस जो वेरियस ऑर्गन्स और जो सब्सिडरीज बॉडीज है, ठीक है, सब्सिडरीज मतलब कि जब हम किसी को कोई भी चीज कम दामों में देते हैं तो वो उसका एक बॉडी होता है, उसकी जो बॉडी है उसको देखना, और जो वेरियस ऑर्गन्स है या फिर सब्सिडरी बॉडीज है यूनाइटेड नेशन का, उनके लीगल इश्यूज को सॉल्व करना। नेक्स्ट आता है दैट इज द ट्रस्टशिप काउंसिल। दैट इज ट्रस्टशिप काउंसिल, ये भी 6 मेन ऑर्गन्स में आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद the territories that were underdeveloped were placed under responsibility of developed nation। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी नेशन अनडेवलप्ड है उनका इंचार्ज किसको दिया गया है? उनका इंचार्ज दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया एक डेवलप्ड नेशन को। यूनाइटेड नेशन में ऐसा कहा गया है कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है वो हेल्प करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्प करें जितने भी अनडेवलप्ड नेशन है, ठीक है। क्योंकि उनके पास सफिशिएंट चीजें हैं एंड वो हेल्प कर सकते हैं, हर एक को ग्लोबली ग्रो करने का हक है। ओके, लेटर वेर सपोज टू हेल्प ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज। यहाँ पे जो टेरिटरीज के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने की बात आई, फिर उसका डेवलपमेंट करना है। ऑल्सो जितने भी कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हुए हैं कॉलोनीज से, ठीक है, ब्रिटिशर्स से, उनको हेल्प करना है। हर एक कंट्री को अपना डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए उसे हेल्प करना है। तो इन सारी चीजों में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लोगों अनडेवलप्ड कंट्री को हेल्प करना है। इसे हम कहते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल,
ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल में यही सारी काम हो रही। The work of the trustship council is over as there is no trust territories left। के बाद अगर कोई बाद में ये धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि अब ऐसा भी कोई भी ट्रस्ट के लिए टेरिटरीज नहीं है, लेफ्ट नहीं है, जिस जो सेल्फ सफिशिएंट अब नहीं है। अब वो उतने हैं कि इकोनॉमिकली उन्होंने अपना लॉ बनाया है, कुछ रिफॉर्म्स को साइन किया है, कुछ ट्रीटीज बनाया है और उस पर फिर वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द मिलेनियम डेवलपमेंट ऑफ द गोल्स। मतलब इतने सालों से जो भी चीजें होते हुए आ रही थी जिस तरीके से, अब हमें उसमें कुछ चेंजेस लाना था। मिलेनियम मतलब कि पास्ट 1000 ईयर से जो भी चीजें आ रही थी, अब उसके अलावा हमें कुछ न्यू मिलेनियम सेट करना है। तो जिसके कारण से 2000 में सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर टुगेदर आए थे एंड कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स को उन्होंने सेट किया था। जैसे सबसे पहला था कि टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर, टू मेक द फैसिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल। मतलब कि यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हर एक कुछ भी कोई भी नेशन में अगर गरीबी है या भूखमरी है, मतलब हंगरी लोग हंगरी है, खाने के लिए उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हटाया जाए और प्राइमरी एजुकेशंस को लाया जाए। जो प्राइमरी जो चाइल्डहुड के बच्चे हैं उनको एजुकेट किया जाए। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट को वुमेन से जो वुमेन को पावरमेंट दिया जाए, ठीक है, वुमेन का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हटाया जाए। हमें जो रिड्यूस करना है इंफर्ट मोरालिटी, मतलब जो जैसे गर्ल चाइल्ड होती है उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, उसके रेट को कम करना है, ठीक है। ऑल्सो हमें स्पेशल केयर करना है हेल्थ के ऊपर एंड ऑल्सो टू जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके हेल्थ के ऊपर ज्यादा हमें ख्याल रखना है। तो ये कुछ मिनिमम डेवलपमेंट गोल सेट किए गए थे बाय द यूनाइटेड नेशन। ऑल्सो जैसे डिजीजेस होते हैं, एड्स, मलेरिया एक्सेट्रा, इन सब से हम कैसे फाइट करें, तो इसके ऊपर सारे गोल सेट किए गए थे। ओके, नेक्स्ट इज जैसे प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, ऑल्सो इंक्रीज करना कॉर्पोरेशन बिटवीन जो डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, डेवलप और डेवलपिंग नेशन, इनके बीच में कॉर्पोरेशन लाना, ठीक है। कैसे एक दूसरे को वो मदद करेंगे, किस तरीके से वो ग्रो करेंगे, इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट रहेंगी, ये सारी चीजों के ऊपर काम करना न्यू गोल बना था किसका, द यूनाइटेड नेशन का। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे गया तो टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ चीजें हमने अचीव भी किया, कुछ गोल्स को हमने अचीव भी किया। जैसे इंडिया ने कुछ प्रोग्राम्स को क्रिएट किए, जिसमें ये प्रोग्राम था अचीविंग द मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स विद द हेल्प ऑफ द UNICEF एंड ऑल्सो UNESCO। इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया ने कुछ मिनिमम गोल्स जो उन्होंने सेट किया था उसको वो अचीव कर पा रहे थे। यूनाइटेड नेशन और एक हमें अगर प्रिजर्वेशन लाना है पीस की, तो ये एक टॉपिक है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिजर्वेशन ऑफ पीस का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनाइटेड नेशन इज टू बी सेटल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। यहाँ पे अगर यूनाइटेड नेशन हम बना रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पे पीसफुली चीजों को क्या करे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे एंड अच्छे से स्मूथली चीजों को चलाए। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन के जो कैरेक्टर लेज हैं, दैट इज ये जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे एम्प्लॉयमेंट लाना और एम्प्लॉयमेंट ला करके गोल्स को अचीव करना। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे हमें नेशंस को इन्वॉल्व करना है, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, एक दूसरे के नेशंस को आपस में आना है एंड कुछ प्रोसीजर्स को, लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करके उस पे काम किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। यहाँ पे एक बार इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। अपॉइंट एन arbitrator to resolve the dispute and if needed take the recourse to military means and to ensure conflict will not occur again। यहाँ पे हमें
ये लीगल प्रोसीजर में ये कहना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम डिस्प्यूट करेंगे, नहीं तो मिलिट्री के द्वारा हम उसे रिकोर्स करेंगे कैसे प्रॉब्लम को रिसॉल्व किया जाए, नहीं तो किसी भी तरीके से वॉर नहीं होगा, ऑकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दोबारा ऑकर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा यूनाइटेड नेशन का मेन कहना था, यूनाइटेड नेशन में ऑब्जेक्टिव्स थे। मॉडर्न टाइम जैसे जैसे आ रहे थे, इन मॉडर्न टाइम्स ह्यूमन सिक्योरिटी हैज बीन थ्रेटेन्ड बाय द टेररिज्म, रेक्टिस्ट, देन एज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। ये बाद में ये प्रॉब्लम होने लगी जैसे जैसे हम पीसफुल की तरफ आगे बढ़ते चले ना, एक नया प्रॉब्लम आने लगा जैसे टेररिज्म। अब टेररिज्म के कारण हमें थ्रेट्स मिलना शुरू हो गया, रेडिस्ट हो रहे थे, देन एज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, रिलीजियस के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम अब धीरे धीरे आ रहे थे, तो हमें इसे भी एक्चुअली सॉल्व करना था। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन मेक efforts to ensure the violence does not erupt in the stiff tones areas, or the normally is restored as soon as possible. For example, starting school, creating awareness among the people, brought human rights, making social, economic, political facilities available, conduct election। जनरल असेंबली का कहना था सिंपल सी भाषा में कि यहाँ पे वॉयलेंस से कुछ नहीं होगा, अगर किसी पे डिस्प्यूट हो रहा है तो यहाँ पे डिस्प्यूट का कारण लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इससे धीरे धीरे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो लोगों के बीच में हमें अवेयरनेस लाना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, जिसके द्वारा बचपन से ही बच्चों को स्कूल में सेंड किया जाए, तो स्कूल बनाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, ह्यूमन राइट्स उनको दिया जाए, सोशल अवेयरनेस लाया जाए। ठीक है, इकोनॉमिकली हम उस, अगर लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, चीजें स्मूथली चलेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो सब ठीक रहेगा। ठीक है, उसको पॉलिटिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लोगों के पास एक अधिकार होना चाहिए कि वो अपना गवर्नमेंट खुद चूज करे, इसलिए इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, शांति बनाए रखना यूनाइटेड नेशन का काम है। फॉलोइंग थिंग्स आर द अदर एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन में टेक सप्लीमेंट्री टू पीस कीपिंग एक्टिविटीज। कुछ ऐसे चीजें हैं जो यूनाइटेड नेशन एक्शन ले सकती है एक्सीड में जाकर के, सप्लीमेंट्री है ये। ठीक है, सप्लीमेंट मतलब जैसे आप पेपर लिखते हो ना और एक्स्ट्रा चाहिए आपको पेपर, तो आप क्या करते हो, आप सप्लीमेंट लेते हो, एक्स्ट्रा पेपर लेते हो, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे कुछ पीस कीपिंग के लिए सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज भी लिया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मीडिएशन। नेक्स्ट इज एक्चुअल एस्टेब्लिश पीस, फिर आता है इम्प्लीमेंट द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग पीस बिल्डिंग, ये कुछ मेजर्स है जो लिए जाते हैं। प्रिजर्वेशन, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे प्रिजर्व रखा जाए, ठीक है, मतलब को सॉल्व कर दिया जाए, प्रिवेंशन किया जाए, इसके ऊपर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कैसे हम एक्चुअली पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से पीस की बिल्डिंग हो सकती है, क्या क्या वेज है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया। अब मेन टॉपिक है, दैट इज द यूनाइटेड नेशन और इंडिया के बारे में बताएं। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था यूनाइटेड नेशन में, ऑल्सो इंडिया ने डिफरेंट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ताकि इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, लाइक डीकोलोनाइजेशन, डिस्क्रिमिनेटमेंट, देन इज रेशियल सेग्रीगेशन ऑन द यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म। ये सारे प्रॉब्लम्स, ये जो इश्यूज थे, इनमें इंडिया को हेल्प मिल सके, इसलिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया था। ओके, रेशियल सेग्रीगेशन का मतलब होता है, रेशियल दैट इज द अलग अलग सोच, अलग अलग पाथ के जो लोग हैं ये सेपरेट होना शुरू हो गए थे। ठीक है, ये अपनी अपनी कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिए थे, दैट इज द रेशियल सेग्रीगेशन। अभी आप देखोगे
इंडिया 1946 में इंडिया सबसे पहली कंट्री बनी थी जिसने क्वेश्चन रेज किया था यूनाइटेड नेशन में ऑन द टॉपिक ऑफ रेसम। रेसम के टॉपिक इंडिया ने रेज किया था, क्योंकि इंडिया में ये चीज हो रहा था कि जो लोग थे, जो दूसरी कंट्री आती थी, वो उनका सोच और हमारा सोच अलग अलग हो जाता था, तो वो अलग अलग पाथ पे चल देते थे। इंडिया में कुछ ऐसे पीपल्स थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के कारण या फिर किसी भी रिलीजियस के कारण यहाँ पे लोगों का पाथ अलग हो जाता था एंड इसका बेनिफिट कोई और उठाता था। तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, बस लोगों को डिस्क्रिमिनेट बस किया जा रहा था। इंडिया हैज ऑलवेज लीड द डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया ने हमेशा से एक प्रॉब्लम जो हमेशा से फेस किया है और रेज भी किया है क्वेश्चन को, दैट इज जो एक अनडेवलप्ड नेशन और जो डेवलपिंग नेशन है, इसका जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। इंडिया ऑलवेज हैज सेंट हर ट्रूप्स टू पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। इंडिया ने हमेशा से चाहा कि यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट करे और पीस कीपिंग फोर्स को वो फॉलो करे। इंडिया ऑल्सो जो इंडिया के जो एक जो टॉपिक था, दैट इज द वुमेन पीस कीपिंग फोर्स, इसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया हमेशा चाहती थी कि ये चीज सक्सेसफुली हो। ठीक है, इसमें मैं आपका साथ दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन का साथ दे रहा हूँ। जितने भी ऑनगोइंग एनालिसिस चल रहे थे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बाय द पीसफुल मीन्स, ये एक वर्दिक था। ठीक है, इंडिया चाहती थी कि ऐसा कुछ हो और ये जो अनडेवलप और जो डेवलपिंग का जो सिलसिला चल रहा था इसको खत्म किया जाए और इक्वल राइट सबको दिया जाए। जो डेवलप नेशन है वो डेवलपिंग नेशन का साथ दे। डेवलपिंग नेशन जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशन जो अनडेवलप्ड कंट्री है, जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, उसका साथ दे। तो ऐसे सर्कल जो साइकिल है उसको फॉलो करें। डेवलपिंग को हेल्प करे, अनडेवलप को करे। ठीक है, जो डेवलप्ड है वो अनडेवलप को भी कर सकता है। तो इस तरीके से साइकिल को फॉलो किया जाए। तो हे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड अपने किसी भी एक दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। वीडियो तो आपने सुना ही है, बट टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ो, क्योंकि सुनने से हमेशा याद रहेगी। सही, ये लॉन्ग टाइम तक याद रहे ऐसा हो नहीं सकता। सुन लिया आपने, अब एक बार, जितनी बार हो सके उतनी बार टेक्स्ट बुक को रेफर करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। थैंक यू।